हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन स्टडी करियर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्ले जो लिखा है गिरीश कर्नाड ने, एक इंडियन राइटर। तो प्ले को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं राइटर के बारे में। गिरीश कर्नाड ही वॉज बॉर्न इन 1938 एंड डाइड इन 2019। 1938 में इनका जन्म हुआ था और 2019 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज अ प्ले राइट, डायरेक्टर और एक्टर। अगर योनर की बात करें तो जिनका योनर रहा है उन्होंने फिक्शन लिखे हैं। और नोटेबल वर्क्स में बात करें तो यह इनका सबसे पहला वर्क था जो 1961 में पब्लिश हुआ था, और तुगलुक 1964 में उनका सेकंड प्ले था। और हियाबादना भी उनका काफ़ी फेमस प्ले है जो मिथ और हिस्ट्री का जो फ्यूजन है। इनके मैक्सिमम जो जितने भी वर्क है, प्ले है, उसमें मिथ और हिस्ट्री का फ्यूजन किया गया है, मिथ और हिस्ट्री को मिलाया गया है। अगर हम बात करें नागमंडाला की, अगर बात करें यहाती की, और बात करें तुगलुक की, और बात करें हियाबादना की, तो इनमें सब में मिथ और हिस्ट्री को किसी न किसी तरह आपस में इसका फ्यूजन किया गया है। इनके वर्क में जिनका मेन थीम रहता है वो मिथ और हिस्ट्री है। तो आइए अब हम बात करते हैं नागमंडाला की। तो जो प्ले पब्लिश हुआ था वो 1990 में 1990 में प्ले लिखा गया था, और जो 1996 में इस पे फिल्म बना था। तो आइए हम हिंदी में इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके प्लॉट में। तो जो प्ले की शुरुआत होती है नागमंडाला, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंट्रल कैरेक्टर जिसकी हीरोइन है रानी। यहाँ पे देख सकते हैं आप रानी। तो रानी एक रिच लेडी है और उसकी शादी कराई जाती है एक कैरेक्टर से, अपाना नाम का व्यक्ति है। तो शादी से पहले जब रानी के पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो डिसाइड कर लेते हैं खुद ही इसकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उसको वो नहीं पूछते हैं कि हम तेरी शादी उस व्यक्ति से करा रहे हैं। तो उसकी इच्छा और उसकी जो अभिलाषा है उसकी फिक्र किए बिना वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने लड़की की शादी इस व्यक्ति से कराएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का जो समाज में एक अच्छा स्टेटस है, एक रिच व्यक्ति है। तो उस समय जो इंडियन सोसाइटी में है, हमारे सोसाइटी में देखा जाता था कि एक आदमी का जो स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए, उसके कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इस तरह का कुछ ट्रेंड हमारे सोसाइटी में था। तो जो ये आदमी है, ये एक आयशी प्रकार का आदमी है, मतलब मौज मस्ती करने वाला आदमी है। तो इसकी प्रेमिका है जिसके साथ वो मैक्सिमम समय अपना स्पेंड करता है। तो ये सब कुछ अपनी पत्नी को ना बताते हुए वो चक्कर फिर से चलाना शुरू कर देता है शादी के बाद भी। तो इसका नाम मिस्ट्रेस ही है नॉवल प्ले में, क्योंकि इसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं बताया है, मिस्ट्रेस बताया है। तो क्या होता है कि जब इनकी शादी हो जाती है, रानी और अपाना की शादी हो जाती है, तो उसके बाद भी जो ये कैरेक्टर है अपाना, वो मैक्सिमम समय अपना इसके साथ बिताता है, इनके घर में रहता है, और शाम को फिर वापस अपने घर में आता है और अपने वाइफ को तंग करता है। तो दोस्तों इस जो प्ले में है उसमें बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि एक फीमेल की कंडीशन क्या होती है, किस तरह फीमेल को डोमिनेट किया जाता है, किस तरह एक फीमेल को दबाया जाता है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पे पुरुष प्रधान सोसाइटी हो, जहाँ पे एक मैन के पास गॉड लाइक स्टेटस हो, उसे भगवान की तरह माना जाता है, और उसकी सारी बातें माननी पड़ती है एक औरत को और बच्चों को। और किस तरह वो आता है अपनी ड्यूटी से, अपने काम से, और अपने घर में फिर वो अपने पत्नी को डोमिनेट करता है कई तरह से। अब हम बात करते हैं स्टोरी में आगे कि इसमें कुछ और आगे क्या होता है। तो क्या होता है कि जब उसे पता चलता है, इस कैरेक्टर को, रानी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड का कुछ जो तरीका है, जो उसका बिहेव है, वो कुछ अच्छा नहीं है, मतलब कुछ अलग प्रकार का आदमी है, इसके तो कुछ कहीं और भी चक्कर है। तो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब नई नई इसकी शादी हुई है और इसकी अभी शौक़ भी है घूमने फिरने के और कुछ करने के भी, और मतलब साथ में समय बिताने
का भी ये सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आदमी तो अपना मैक्सिमम समय इसके साथ बिताना शुरू कर देता है। फिर इसे लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बोरिंग सी हो गई है, मतलब कुछ शादी से पहले से भी बेकार हो चुकी है, क्योंकि मुझे अकेले रूम में रहना पड़ता है और एक चार दीवारी के अंदर ही घुटना पड़ता, मतलब घुटन में रहना पड़ता है। तो उसे इस लाइफ से कोई खुशी नहीं होती है शादी के बाद, मैरिज के बाद। तो इसमें बताया गया है कि मैरिज जो होती है वुमेन की, किस तरह उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और किस तरह जो हमारी सोसाइटी है एक शादी को बहुत कंपलसरी चीज़ मानती है, क्योंकि शादी के बिना एक औरत की ज़िंदगी इनकम्प्लीट और अधूरी मानी जाती है। तो ये इस औरत को लगता है कि मेरे साथ तो शादी के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो नरक की ज़िंदगी ही जीनी पड़ रही है अब भी। और दूसरी बात ये है कि जो उसका जीवन साथी है, उसका जो पति है ये अपर्णा, ये उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। और इसके साथ जो हमारे पास मिस्ट्रेस कैरेक्टर है उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है। तो अब इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये घर से बाहर निकल जाती है और मिलती है एक अन्य कैरेक्टर से, जो हमारे पास इस प्ले में कुरुदेवा के नाम से बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक अन्य कैरेक्टर है, इसका नाम बताया है कुरुदेवा। तो कुरुदेवा क्या है, तो ये एक आप ये सोच सकते हैं एक जादूगर टाइप का आदमी है, मतलब थोड़ा बहुत जादू टोना जानता है और जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता है, पुरानी चीज़ों के बारे में। हमने पहले बात की थी कि जो गिरीश कर्नेड के जो प्ले है, जितने भी प्ले हैं उसमें मिथ और हिस्ट्री को काफ़ी यूज किया है, उसका फ्यूज़न किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हिस्टोरिकल चीज़ें को कनेक्ट किया है मिथ के साथ। तो जो ये आदमी है तो थोड़ा बहुत जादूगर है और कुछ नॉलेज है इसको पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह हो गई। तो जैसे ये रानी है इससे मिलती है तो ये व्यक्ति बताता है कि मैं कुछ आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर असर करे तो हो सकता है कि आपका पति आपसे प्यार करने लगे, आपके साथ रहना शुरू कर दे। फिर क्या होता है, रानी और गुरुदेवा दोनों मिलके एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन ये होता है कि जो ये व्यक्ति होता है गुरुदेवा, वो कुछ जड़ी बूटियाँ तैयार करता है। रानी को कहता है कि आप इन जड़ी बूटियों को अपने घर ले जाएं और कुछ खास तरीके से जो उन्होंने बताया उस ट्रिक्स के साथ, कुछ कि किस तरह उसने अपने पति को पिलानी है और किन चीज़ों के साथ ये चीज़ें अपने पति को उन्होंने पिलानी है। तो ये रानी भी आ जाती है, क्योंकि पहले भी परेशान काफ़ी अपने लाइफ से, और ये इन जड़ी बूटियों को ले जाती है अपने घर। और जैसे ही वो अपनी पति को ये जड़ी बूटियाँ तैयार करती है तो क्या होता है कि जो उसने बर्तन यूज़ किया होता है जड़ी बूटियों को बनाने के लिए, उसमें कुछ रेड सी वो हो जाती है, मतलब पानी रेड हो जाता है। तो उसे थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं पता नहीं चल जाए कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो उन जड़ी बूटियों को कहीं सीक्रेट जगह में रख लेती है ताकि वो अपने पति को खिला सके और उसको पिला सके। अब ये लेडी क्या करती है कि जितनी भी दवाई बची होती है, जड़ी बूटियाँ बची होती है, उसको एक नियर बाय वहाँ पे जो नज़दीक में एक सांप की बिल होती है और उसमें गिर देती है, ये सोच के कि उस दवाई को चींटियाँ खा ले। लेकिन क्या होता है कि उस बिल में एक स्नेक होता है, कोबरा होता है, जिसको हम नागराज बोलते हैं। तो वो कोबरा क्या करता है, उस चीज़ को खा लेता है और जैसे ही उन जड़ी बूटियों को खाता है वो कोबरा, तो क्या होता है कि वो उस लेडी के प्रेम में पड़ जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया था, उसने इस प्रकार से जड़ी बूटी बनाई थी कि वो अपने पति को खिलाए ताकि उसका असर पति पे पड़े। सबसे पहले उसने पति को खिलानी थी ताकि वो उससे प्यार करने लगे। कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी, उसमें कुछ ऐसा मैजिक था उसने तैयार किया था कि वो अपनी पत्नी को प्यार करेगा और जो दूसरी लेडी है उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले जब तक पति उसका घर आ जाता है तो जो बिल में उसने जो दवाई डाली थी, वो जड़ी बूटियाँ डाली थी, उसको एक कोबरा पी लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो कोबरा मतलब उसके जो लेडी के प्रेम में पड़ जाता है और मैक्सिमम समय उसके साथ बिताना शुरू कर देता है। अब रात के समय जो कोबरा आता है और फिर उस पति के रूप में उसके गाइस में जिस तरह वो दिखता है, जिस तरह उसकी शक्ल है, उसी के रूप में उसके साथ आना शुरू कर देता है। तो मतलब मैक्सिमम समय वो उस लेडी के साथ बिताता है, क्योंकि जब रात को ये
अपने पति के साथ नहीं होता है, जो रियल में है हमारे पास जो अपाना, तो उस समय वो नाग उसके रूप में आता है और उस लेडी के साथ रहना शुरू कर देता है। तो बाद में क्या होता है कि इस लेडी को लगता है कि इन दवाई ने तो जादू ही मतलब कुछ ऐसा इफेक्ट कर दिया है कि अब मेरा पति मुझसे प्यार भी करता है, मेरी बातें भी सुनता है और मेरे साथ रहता भी है, बड़े प्यार से रहता है। तो इन सब चीज़ों से उस लेडी को लगता है कि अब तो वो उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि जब दिन में उसका पति वापस आता है, जो रियल वाला होता है पति, तो फिर उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जब शाम को चला जाता है, फिर नाग फिर इसके रूप में आता है और उसके साथ रहना शुरू कर देता है। तो इस लेडी को समझ नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि रात को तो नाग आता है, जिसका नाग मंडाला, तभी तो प्ले का नाम पड़ा है नाग मंडाला। और दिन में क्या है, दिन में फिर उसका पति रियल वाला वापस घर आता है और उसके साथ झगड़े करता है, क्योंकि उसके जो शारीरिक संबंध है, कुछ फिजिकल रिलेशन है, इस लेडी के साथ है। फिर उससे ज़रूरत नहीं पड़ती अपने वाइफ के साथ रहने की और ना ही ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ये लेडी है ये बच्चा कंसीव कर लेती है, इसके पेट में बच्चा हो जाता है और इसके पति को इसकी सीक्रेसी लग जाती, पता लग जाता है कि जो मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बीच में काफ़ी झगड़ा चलता है, क्योंकि इसको तो लगता है कि मैंने तो इसके साथ कुछ किया नहीं है, मैं तो इसके साथ रहा नहीं हूँ और ये बच्चा तो फिर शायद इलीगल होगा या किसी और का होगा। तो इनमें काफ़ी कंट्राडिक्शन चला जाता है। अब इस लेडी को क्या लगता है कि उसे लगता है कि जो मेरे साथ नाइट स्पेंड करता है वो मेरा पति ही है रियल में, क्योंकि जो उसका जो रूप रंग है बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसमें मिथ को यूज़ किया है, तो मिथ की सहायता से इन चीज़ों को इस तरह दिखाया गया है जो बिल्कुल वास्तविक सी चीज़ें लगती है। तो अब आगे क्या होता है कि जैसे ही उसके पेट में बच्चा बड़ा होना शुरू कर देता, बड़ा हो जाता है, तो उनके कंट्राडिक्शन भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे हमारे साथ क्या चीज़ हो रही है। फिर ये लेडी तो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि इसे लगता है कि मेरा पति ही होगा जो मेरे साथ ऐसे सब कुछ कर रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ पे ये सब झगड़ा पंचायत में चला जाता है, वहाँ पे गांव में पंचायत तक ये चीज़ चली जाती है कि आप हमारे झगड़ों का निपटारा करें। तो पंचायत भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और उसका समाधान करने के लिए पंचायत भी इसका उपाय करती है। तो उसके बाद पति को लगता है कि यार ये लड़की मतलब जो इसकी वाइफ है ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अब लड़की भी नहीं मानती है, फिर इनका जो केस है, जो इनका झगड़ा है, वो एक पंचायत तक चला जाता है। अब पंचायत में क्या होता है कि पंचायत में उससे फिर उसकी परीक्षा ली जाती है एक नारी की। हमने बात की थी पहले फेमिनिज्म की कि किस तरह अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो एक वाइफ को किस तरह डोमिनेट किया जाता है, किस तरह उसको परेशान किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। अगर इसके संबंध इसके साथ है तो समाज कोई उंगली नहीं उठाती है कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन अगर इनके साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर समाज ने फिर ऑब्जेक्शन करने शुरू कर दिए। अब फिर चेस्टिटी के लिए, अब इसकी चेस्टिटी के लिए क्या होता है, इसकी पवित्र है या नहीं है उसको जांचने के लिए इसकी परीक्षा ली जाती है और पंचायत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसकी परीक्षा के लिए क्या करते हैं, वो इस लेडी को बताते हैं, रानी को, जो रानी है कैरेक्टर, वो बताते हैं कि अगर आप सच में सही है, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको मतलब इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जो हम आपको एक जो परीक्षा देंगे आपको ऐसी ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये रानी भी बोलती है कि ठीक है, मैं तो सही हूँ, मैं कर लूँगी। तो जो पंचायत होती है वो बोलती है कि अगर आप सही है तो आप फिर से उस बिल में हाथ डालें और अगर आप उसमें हाथ डालेंगे और आपको अगर जो कोबरा है नहीं काटेगा तो हम सोच लेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। अब फिर उसको परीक्षा भी देनी थी, क्योंकि सांप के बिल में हाथ डालने से उन्हें लगा कि अगर इसकी गलती होगी तो सांप इसको काट लेगा और मर जाएगी। और फिर लास्ट में होता क्या है कि होता भी कुछ इस तरह है कि वो जैसे बिल में हाथ डालती है तो उसको सांप नहीं काटता है और फिर वो बच जाती है। फिर पंचायत उसको मतलब साफ सुथरी छवि वाली औरत घोषित कर लेते हैं कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसका जो हस्बैंड है अपाना, ये भी इस चीज़ को मान लेता है कि नहीं यार, फिर मतलब सही है, मेरी वाइफ सही है। तो उसके बाद क्या करता है, फिर इसको पता लग जाता है कि जो मेरे वाइफ के संबंध थे वो एक नाग से थे, जो एक नाग था उसके साथ उसके संबंध थे। तो ये आदमी भी नाग के रूप में होता है। फिर इनका झगड़ा हो जाता है आपस में, और जैसे ही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो इस लड़ाई में जो नाग है, जो उसका
जो प्रेमी है, जो उससे सच में प्यार करता है, वो इस लड़ाई में मारा जाता है। तो इस तरह थी कुछ इस प्ले की स्टोरी जो हमने अभी डिस्कस की। और अब हम बात करते हैं इसमें कुछ टेक्निक्स की, स्ट्रक्चर की और कुछ एलिमेंट्स की, कि किस तरह के एलिमेंट्स, किस तरह की चीज़ें जो राइटर प्ले राइट है उन्होंने यूज़ की है इस प्ले में, नाग मंडाला में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथ की। हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जो मिथ से रिलेटेड है, जैसे कि हमने मैजिशियन की बात की जिसने जड़ी बूटी दी थी। तो उस जड़ी बूटी में क्या ऐसी चीज़ क्या थी जिसने इतना इफेक्ट किया कि एक नाग को ह्यूमन रूप दे दिया, एक आदमी बना दिया। तो ये चीज़ें मिथ से रिलेटेड है। और मिथ का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो सही भी हो सकती है और सही भी नहीं हो सकती है। कुछ दंत कथाएँ जो हमारे हिस्ट्री से जुड़ी होती है। और जो हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री भी मिथ के बिना मतलब अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है। इसके बिना हिस्ट्री में जो जितनी भी चीज़ें होती है हम उसको कंप्लीट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मिथ भी इसका पार्ट है। तो इसके अलावा जब मिथ की बात आती है तो हमारे पास जड़ी बूटियों की और नाग की, कि किस तरह एक नाग आदमी बना और एक प्रेमी बना और एक औरत के साथ उसने अपना समय बिताया। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो मिथ से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, वो है सिंबलिज्म। तो प्लेराइट ने सिंबलिज्म को भी प्ले में यूज़ किया है। तो जब हमने पहले देखा कि जो रानी है वो काफ़ी परेशान सी लगती है, क्योंकि उसका पति उसको कंपनी देता है, उससे प्यार नहीं करता है, उसके साथ समय नहीं बिताता है। तो एक बार उसे क्या लगता है, उसे इस तरह कुछ फील होता है कि कोई ईगल आ रहा है उड़ के और उसको वहाँ से ले जा रहा है। तो ईगल वाली चीज़ें, जब बाज आता है और फिर उसको लगता है कि बाज मुझे उठा रहा है, कहीं दूर ऐसी जगह ले जा रहा है, कहीं सुनसान जगह में। तो यहाँ पे सुनसान का मतलब है आइसोलेशन, कि अकेलापन, एक घुटन सी, मतलब उनकी ज़िंदगी एक नरक सी बन जाती है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं ये सिंबलिज्म में आती है। और हमने बात की थी फेमिनिज्म की, तो जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये एक फेमिनिस्टिक प्ले है। और फेमिनिस्टिक प्ले होता है जो वुमेन की जो प्रॉब्लम है, वुमेन की कंडीशन है सोसाइटी में, उससे डील करता है कि किस तरह एक वुमेन सोसाइटी में, फैमिली में सफ़र करती है। मतलब अपने जन्म से लेके मरण तक, जब तक वो जिंदी रहती है तब तक कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार का डोमिनेंस सहन करती है। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कुछ जो फेमिनिज्म से रिलेटेड थी। हम रानी के बारे में देख सकते हैं कि रानी ने किस तरह डोमिनेट होती है, नॉट ओनली फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से ही नहीं लेकिन सोसाइटी से भी। जब सोसाइटी उसकी परीक्षा लेती है, उसको साफ़ सुथरी, उसकी चैस्टिटी के लिए उसका एग्ज़ाम करती है, उसकी परीक्षा लेती है, तो सोसाइटी भी उसको किसी न किसी तरह डोमिनेट कर रही है। और नाग की बात करें तो नाग इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मैन डोमिनेंस। तो नाग भी उसको डोमिनेट कर रहा है, वो भी उसके साथ हमने जो रिलेशन बना रहा है अपनी जो तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो जो एक वुमेन है, जो हमारे पास यहाँ पे जो रानी कैरेक्टर है, शी इज़ अ डोमिनेटिंग फिगर। उसको हर जगह से डोमिनेंस मिल रहा है, हर जगह से दुख मिल रहा है। तो ये था प्ले नाग मंडाला, जिसको हमने थोड़ा डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको इसमें समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।